हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तलब तेरे इश्क की अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। माँ बोल रही थी और आदर्श का तन मन गुदगुदा रहा था। ओ साहबजादे, उनके दिल की बात जाने बिना इतना खुश मत हो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम एक स्टेप आगे बढ़ा के आना, फिर हमें बताना। और फिलहाल मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, बोलकर अक्षत आदर्श के गले लगा और अपने घर चला गया। आदर्श अपनी माँ की तरफ घूमते हुए कहा, माँ, डैडी सो गए हैं? हाँ बेटा, सो गए हैं। अगर आपको ज़रूरी बातें करनी है तो जाइए कर लीजिए। नहीं माँ, अब मॉर्निंग में ही कर लूँगा, सोने दीजिए पापा को, मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बोलकर दीपा जी भी अपने कमरे में गई और आदर्श भी। आदर्श फर्स्ट फ्लोर पर आया और अपने रूम में वैसे ही बेड पर निढाल हो गया। मन में इतनी खुशी हो रही थी कि वह कभी करवटें बदल रहा था, तो कभी पीठ के बल सो रहा था, तो कभी उठकर बैठ रहा था। और जब नहीं रहा गया तो एक बार फिर खिड़की पर आ गया। 14वीं का चांद आसमान में ऊपर आ चुका था। आदर्श चांद को एकटक देखने लगा और अनायास गुनगुनाया, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। वाकई मेरी जान, तुम 14वीं का चांद हो। नहीं नहीं, 14वीं का चांद नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत, जिसकी कोई तुलना नहीं। मन में बोलते हुए वह अभी भी चांद को देख रहा था, तो ऐसा लगा मानो चांद नाराज़ हो रहा हो। वो कह रहा हो कि भला मुझसे सुंदर तुम्हारी प्रियतमा नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हाँ, वाकई तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है मेरी चांद। तुम्हारे चेहरे पर तो दाग है और उसका चेहरा पूरा बेदाग है। हाँ, वह मेरी चांद है जो मेरे घर को, मेरे जीवन को रोशन करेगी। मन में बोलकर बालों में उंगली फिराते हुए वह आया और बिस्तर पर निढाल हो गया। आज मन में बहुत चैन और सुकून था, तो बस तकिया बगल में दबाया और मुस्कुराते हुए मन में कहा, कल आ रहा हूँ मेरी जान, तुमसे मिलने भी और अपने दिल की बात बताने भी। और आंखें बंद कर ली। इधर आरवी का भी कुछ वही हाल था, पर बेचारी समझ नहीं पा रही थी। वह जैसे ही आंख बंद कर रही थी तो सामने तुरंत आदर्श का चेहरा और उसकी कलाई पकड़ना और आंसू पोंछना याद आ जाता, और मन में कोई विचार आता उससे पहले ही उसका चांटा मारना याद आ जाता, और एक बेचैनी सी हो जाती, घबराहट सी हो जाती। और इस सब की एक ये भी वजह थी कि एक तो वह खुद बहुत सेंसिटिव थी, ऊपर से बचपन से सिर्फ दादी के साथ पली बढ़ी थी, सिर्फ उनका ही साथ मिला था, तो मेल पर्सन का प्यार, लाड़ दुलार, डांट फटकार, नाराज़गी उस सब से अनभिज्ञ थी। अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए आरवी ने मन में बोला, ओह गॉड, यह क्या हो रहा है? जिससे पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ, उसकी याद इतनी क्यों बार बार आ रही है? नहीं, मुझे उसे याद नहीं करना है। प्लीज़ गॉड, मेरी यादों से उसे दूर कर दो, मन में बोल रही थी, लेकिन मोबाइल हाथ में लिए गूगल में आदर्श खन्ना का फ़ोटो निकाल कर देख रही थी। संयोगवश तभी दादी कमरे में आ गई। आप क्या कर रही हैं आरू बेटा? 11:30 बज गए। कल सुबह आपको कॉलेज भी जाना है और फिर कैफ़े भी, तो आराम कीजिए, फ़ोन मत देखिए। दादी बगल में बैठकर उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। आरवी ने झट से उसे हटाया और अपना नोट्स ओपन कर लिया। नोट्स देख रही थी दादी, और कुछ नहीं। और हाँ, अभी आपने कहा था ना शाम को कि कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि कैफ़े ना जाऊँ, उससे बेहतर कुछ और काम देख लेती हूँ, उसने ज़रा हकलाते हुए कहा, क्योंकि दादी से वह पहली बार झूठ बोल रही थी। ठीक है बेटा, आपको जो सही लगे, पर मैं तो कहूँगी पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाद में काम करने का सोचिएगा, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है दादी, सोचती हूँ क्या करना है, बोलकर वह कंबल ओढ़ कर लेट गई और दादी ने लाइट ऑफ कर डिम लाइट ऑन कर दिया और बाहर निकल गई। और दादी के बाहर जाते ही वह एक बार फिर मोबाइल ऑन कर लिया और आदर्श का फ़ोटो देखने लगी। फिर चुपके से एक स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोटो गैलरी में सेव कर लिया। और यह सब करते हुए उसका कलेजा बेतहाशा धड़क रहा था। हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह ऐसा नहीं करना चाह रही थी, पर मानो दिल पर जोर नहीं था, मन पर कंट्रोल न हो। उसने दरवाजे की तरफ एक बार देखा और फ़ोन को छुपा कर रख दिया। फिर एक सिप पानी पिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। अगली सुबह के 7 बज चुके थे। कुलदीप जी उठकर फ्रेश हो चुके थे। दीपा जी भी अपना पूजा पाठ करके किचन में जा चुकी थी। अगर कोई नहीं उठा था तो अब तक वो थे आदर्श बाबू। चाय की आखिरी सिप लेते हुए कुलदीप जी ने कहा, दीपू क्या बात है, आज आपका लाडला अब तक नीचे नहीं आया? लगता है अब तक तो जिम में भी पसीना बहा रहा है। कल रात भी वह देर से आया और हमारी बात नहीं हो पाई। अरे उसे भी कुछ बताना है आपको, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसे सुनकर आपका भी मन बाग बाग हो जाएगा। आप रुकिए यहीं, मैं देखती हूँ ऊपर जाकर। और दीपा जी ऊपर जाकर सबसे पहले आदर्श के कमरे में गई तो देखा वह अब तक गहरी नींद में सो रहा था। दीपा जी ने सबसे पहले दीवार पर टंगी घड़ी पर नज़र डाली तो 7:30 बजने को आ गए थे। अब तक तो वह रोज़ जिम वगैरह करके फ्रेश हो गया रहता था, पर आज अब तक सो रहा है। मन में बोलते हुए वह पास आई तो देखा आदर्श बाहों में तकिया दबाए, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए अब तक गहरी नींद में सो रहा था। बेटे को देखकर दीपा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। थैंक यू भगवान जी, पर अब इसके प्यार को जल्दी से मिला देना, मन में बोला और बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए आवाज़ लगाई, बेटा 7:30 बज गए, आज उठना नहीं आपको? हाँ बस थोड़ी देर सोने दो न जान। माँ ने नींद में ही धीरे से चपत लगाई, मैं आपकी जान नहीं हूँ, जान की होने वाली सासू माँ हूँ। ओह मॉम आप, मैं तो सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत सपना देख रहा था। हाँ तो बस सपने मत देखिए, उठिए फ्रेश हो जाइए और अपने सपने को सच कीजिए और नीचे चलिए, पापा आपका वेट कर रहे हैं। कल के डील के बारे में उन्हें कुछ बात करनी है। माँ एक बात बताइए ना, सुबह का सपना सच होता है ना? मैं देख रहा था कि मेरी जान मेरी ज़िंदगी में आ गई है। वह वाकई आ जाएगी ना? मुझे मिल जाएगी ना वो माँ? हाँ मिल जाएगी, अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो। आदर्श खुशी खुशी उठा और टॉवेल लिए फ्रेश होने चला गया। इधर आरवी भी अगली सुबह उठी और दादी के साथ घर का सारा काम निपटाया और दादी के साथ ही नाश्ता भी किया। फिर कॉलेज बैग लिए घर से निकल गई। बेटा संभल कर जाइएगा। जी दादी, बोलकर उसने फ़ोन सिद्धि को घुमा दिया तो बोली, मैं निकल चुकी हूँ और तेरा ही वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जा। हाँ आ रही हूँ, बोलकर वह फ़ोन में बैग में रखने लगी। तभी अचानक रात वाली बात दिमाग में आई और चुपके से गैलरी ओपन कर एक बार फिर फ़ोटो देखा और गैलरी को लॉक करके पर्सनल बैग में डाला और सिद्धि के साथ दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। इधर आदर्श फ्रेश होकर नीचे आया, मन में यह सोचते हुए कि पापा से बात करता हूँ डील के बारे में और नाश्ता कर तुरंत कैफ़े होते हुए उससे मिलते हुए निकल जाऊँगा। पर जब वह नीचे आया तो पापा अब तक नाश्ता कर चुके थे। वह टेबल पर बैठा तभी पापा ने पूछ लिया कल के मीटिंग के बारे में। वह बेहद खुशी खुशी सारी बातें बता दी और पापा डील पक्की होने के साथ उसकी कंपनी में हम पैसा लगाएंगे और उसके प्रॉफिट का 1/4 हमें मिलेगा। वाओ, प्राउड ऑफ यू माय सन, बहुत अच्छा काम किया आपने और अच्छे तरीके से। एक काम कीजिए, मुझे 15 दिन के लिए दिल्ली जाना है तो मैं यहाँ का ऑफिस देख लेता हूँ, आप चले जाइए, वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन डैड, लेकिन जो भी है बाद में बताइएगा, पहले ये काम करके आइए। तभी दीपा जी भी बोलने लगी, अरे बेटे को भी कुछ बताना है। बेटे का सुनने के लिए मैं यहीं बैठा हूँ, सब सुनूंगा। फ़िलहाल यह भी बहुत ज़रूरी काम है, जाकर आओ बेटा।
अरे सुनिए, यह ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप सुनेंगे तो सोफ़ा पर ही कूदना शुरू कर देंगे। दीपा जी ने फिर कहा, लेकिन पापा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, बेटा आप दिल्ली जाओ और वहाँ का काम देखो। वह अगर सक्सेस रह गया, वह आपने कर लिया, तो देखना फिर मैं सोफ़ा पर नहीं हर जगह कूदूँगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने यह मीटिंग हैंडल किया, वहाँ भी आप कर लेंगे। कुलदीप जी ने न तो अपनी पत्नी की बात सुनी, न ही बेटे की। तो आदर्श ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वह दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। मन में तो वह सोचा था कि आज ही जाकर अपनी जान को दिल की बात बता देगा, लेकिन फिलहाल यह संभव होता नहीं दिखा। तो नाश्ता कर वह झटपट रेडी हुआ, बिजनेस सूट पहना और कार में बैठकर तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया। लेकिन जाते जाते वह कैफ़े में एक बार अवश्य गया और उसे देखते ही सारे स्टाफ ने खड़े होकर ग्रीट किया और तुरंत मेन्यू लेकर आए ऑर्डर लेने के लिए। तो उसने हाथ से इशारा किया, बस एक कॉफ़ी लेकर आना। और हाँ, वह लड़की कब आती है? सर, वो पार्ट टाइम जॉब करती है, तो शाम में ही आएगी 4 बजे के आसपास। ओके ठीक है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। फिर से उसके साथ बदतमीजी तो दूर, कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेगा, वरना किसी एक की नहीं, तुम सबकी खैर नहीं, और इस कैफ़े की भी नहीं। वह आराम से बोलना चाह रहा था, लेकिन एक बार फिर आवाज़ में तेज़ी आ गई। ओके सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। गुड बोलकर उसने कॉफ़ी फिनिश किया, पेमेंट किया और फिर निकल गया। वह अभी कार में बैठा कि उसका जो ड्राइवर था वैभव, वह मन ही मन वो सोच रहा था, पता नहीं सर को क्या हो गया है, इतने बड़े बड़े कॉफ़ी कैफ़े छोड़कर यह छोटे से कैफ़े में क्या करने आते हैं, क्यों आते हैं? खैर इनसे कैसे पूछें। वहीं आदर्श ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, दिमाग अपना ज़्यादा मत चला, अपने काम पर कंसंट्रेट करो। मेरी लाइफ में ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं। ओह गॉड, क्या यह मन की बात भी समझ जाते हैं, सुन लेते हैं? ड्राइवर ने सिर हिलाते हुए मन में कहा। तो आदर्श ने फिर कहा, अब मन में ही बोलते रहोगे या हाथ चलाओगे? एयरपोर्ट जल्दी चलो, देर हो रही है। ओके सर बोलकर वैभव ने कार स्टार्ट कर दी और आदर्श ने एक बार फिर कैफ़े की तरफ देखा और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, आ रहा हूँ जान, बस 15 दिन की दूरियाँ, उसके बाद हमारे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं मिली होती तो शायद मुश्किल लगता, लेकिन आपकी झलक देख चुका हूँ, तो यह 15 दिन आसानी से कट जाएंगे आपकी यादों के सहारे। मन में बोलते हुए वह एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। इधर आरबी ने कॉलेज के सभी क्लासेस अटेंड किया और बाहर निकली तो सिद्धि ने कहा कि कैफ़े जा रही है तू? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। पर क्यों? छुट्टी ली है। पर क्यों छुट्टी ली है? तबीयत तो ठीक है तेरी, फिर क्या हुआ? अब वहाँ काम करने का जी नहीं कर रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि टाइम नहीं बैठ रहा, ऊपर से सैलरी भी कम मिल रही है और फिलहाल दादी भी करने से मना कर रही है। वो बोल रही है कि एक बार पढ़ाई पूरा कर लो, फिर कोई अच्छा जॉब देखना। हाँ, उनका भी कहना ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी तो यही कहते हैं। तुम्हें ही जिद लगी थी पार्ट टाइम जॉब करने की, कमाने की। चल अच्छा किया जो छोड़ दिया। अब हम दोनों साथ में मिलकर ज़्यादा शैतानी करेंगे, मस्ती करेंगे और थोड़ी शैतानी तुम्हें भी सिखा देंगे। सिद्धि ने उसे केहूनी से मारते हुए कहा और यूं ही दोनों हंसी मजाक करते हुए घर को आ गई। दिन बीतने लगे। उधर आदर्श का दिन तो ऑफिस के काम करके कट जाता और रात आरबी की यादों के सहारे। इसी तरह करीब 1 हफ्ते बीत गए। उधर कैफ़े वाले ने एक बार कॉल किया आरबी को वापस काम पर आने के लिए, लेकिन इसने काम करने से मना कर दिया। तो उसे गुस्सा बेहद आया, पर आदर्श को याद करके दोबारा हिम्मत नहीं हुई आरबी से कुछ कहने की या फिर से काम पर बुलाने की। उल्टा उसे आकर अपनी सैलरी लेकर जाने के लिए कहा। पर आरबी को वापस उस कैफ़े में जाने में इतनी घबराहट हो रही थी कि वह जाकर अपनी सैलरी भी नहीं ली। और एक दिन जब वह कॉलेज से आ रही थी तो देखा
घर के पास कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। वह भागकर जाकर देखा तो पता चला उसकी दादी अपने घर के बाहर ही फिसल कर गिर गई और उनका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। घर में कुछ पैसे थे तो वह लेकर दादी को डॉक्टर के पास गई और पैसे की ज़रूरत थी। तभी उसे अपने सैलरी की याद आई और वह भागकर कैफ़े गई। कैफ़े के मैनेजर ने जब देखा तो उसे घूर कर ऊपर से नीचे तक देखता रहा। फिर बड़े इज्जत से अदब से उसके साथ पेश आया और उसकी सैलरी भी दे दी। वह बाहर निकलने लगी तो जिया ने कहा, अरे आरवी, तूने काम करना क्यों बंद कर दिया? ऐसे ही, अभी नहीं करना है फ़िलहाल, और अब तो सच में नहीं कर पाऊँगी। दादी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो घर के काम तो मुझे ही देखने हैं। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, अभी कुछ दिनों पहले वह जो आदमी आया था कॉफ़ी पीने, कौन, वो आदर्श खन्ना? हाँ हाँ वही, वो दोबारा आया था और कुछ बातें कर रहे थे। क्या बातें हुई यह? मैं तो नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे। क्या क्या कहा तुमने? वह मेरे बारे में बात कर रहे थे? वो कैसा इंसान है, इतनी बार सॉरी बोलने के बाद भी अब तक खुन्नस पाले बैठा है मन में। वाकई बड़े लोग के पास ना सच में दिल नहीं होता है, वह माफ़ करना नहीं जानता है। भगवान, इस दुनिया में न जाने कैसे कैसे लोग हैं। एक हम हैं जो यह जानते हुए भी कि दादी का हाथ दूसरों की गलती से टूट गया तो भी हमने उन्हें माफ़ कर दिया, और एक ये है कि हल्का सा जूता खराब हो गया तो उसके लिए मेरे बारे में पता करने आ गए, पूछने आ गए। मैंने कहा तो था कि आपका जूता दिलवा दूंगी, तभी तो मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। भगवान, ऐसे लोगों से दोबारा ना मिलाए। बोलते हुए मन में गुस्सा आ गया तो चुपके से मोबाइल खोला और गैलरी में जो फ़ोटो सेव किया था उसे डिलीट करने लगी। तभी पीछे से सिद्धि ने देख लिया और मोबाइल खींच लिया। तूने किसका फ़ोटो मोबाइल में रखा है? कौन है, दिखा तो ज़रा। आरवी फ़ोन छुपाने लगी, लेकिन तब तक वह फ़ोन छीन चुकी थी और फ़ोटो भी देख चुकी थी, और देखते ही आंखें बड़ी होने के साथ मुंह भी खुला रह गया। ओह, तो ये साहबजादे मैडम के सपने से सीधा फ़ोन की गैलरी में भी आ गया। वाह, मतलब मैडम के दिल पर खन्ना ने कब्जा जमा लिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। चल झूठी, व्हाट्सएप ग्रुप में आया रहता तो वह अलग गैलरी में रहता, खुद से सेव किए हुए गैलरी में नहीं। चल, मुझे उल्लू मत बना। और इसी तरह दोनों ने कुछ देर तक छीना झपटी की और सिद्धि आरवी को खूब चिढ़ाने लगी तो आरवी की आंखों में आंसू आ गया। तो सिद्धि ने कहा, अरे सॉरी बहन, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, रोने क्यों लगी? अब तक आरवी ने वह सारी बातें बता दी और कैफ़े में काम छोड़ने की वजह भी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और मुझे सच में फिर से काम करने की ज़रूरत है। एक तो दादी का भी हाथ ठीक नहीं है तो वह सिलाई नहीं कर पा रही है, और कब तक ठीक होगा कब तक नहीं, तब तक मैं यूं ही खाली हाथ नहीं बैठ सकती। तो फिर चल कहीं हम पार्ट टाइम जॉब देखते हैं। हाँ, यह सही रहेगा। फिर आज ही ऑनलाइन सर्च करते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। और दोनों मिलकर ऑनलाइन जॉब सर्च करने लगी और उसे मिल भी गया तो फ़ोन करके पूछा और 1 सप्ताह बाद इंटरव्यू के लिए आने के लिए कहा। तब तक सिद्धि ने अपनी माँ के पास आरवी की बात बताई तो उसकी माँ चंदाजी भाग कर आई और हेमा जी को अपने घर ही बुला ली। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती अम्मा, तब तक आप यहीं रहेंगी। हेमा जी ने बहुत मना किया, लेकिन चंदाजी नहीं रेडी हुई। नहीं अम्मा, मैं कहाँ आपको जीवन भर रख रही हूँ। एक सखी होने के नाते इतनी मदद कर सकती हूँ। जब आपका हाथ ठीक हो जाए तब तक आप और आरवी बिटिया हमारे घर ही रहिए। जब सिद्धि के माता पिता जिद करने लगे तो हेमा जी भी मना नहीं कर पाई और उनके घर ही रहने लगी। इधर आदर्श का काम अब तक दिल्ली में ख़त्म हो चुका था और वहाँ से सीधे फ़्लाइट लेकर वह मुंबई आ गया। उसे अपने काम ख़त्म करने की जल्दी इसलिए भी थी कि अपनी जान की बहुत याद आ रही थी। उसे दोबारा देखने के लिए जी उकता रहा था और एयरपोर्ट से निकलकर सीधा वह कैफ़े पहुंचा
तो उसे देखकर एक बार फिर सारे स्टाफ चौंक गए। पर इस बार उसने बहुत ही पोलाइटली आरवी के बारे में पूछा तो पता चला कि उसने काम छोड़ दिया है। वह परेशान हो गया। अचानक काम क्यों छोड़ दिया उसने? वह कैफ़े से निकल गया था, पर एक बार फिर कैफ़े में आया और पूछा, उसका एड्रेस वगैरह कुछ तो होगा? जी सर, अभी देता हूँ। सर, वो केतकी परिसर में रहती है और कॉलेज की स्टूडेंट है। पार्ट टाइम जॉब यहाँ करती थी। और हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर में उसने अपने घर का लैंडलाइन नंबर दिया है। हाँ समझ गया, मैं ढूंढ लूँगा, बोलकर वह निकल गया। वह नाम बताना चाह रहा था, लेकिन बिना सुने आदर्श निकल गया और रास्ते में अक्षत को फ़ोन किया कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कौन रहती है यहाँ। अक्षत बोला, पर वहाँ कौन रहता है यार? जाओ, पता चल जाएगा। अब वहाँ जाकर अगर कुछ पता चले तो तुम्हें कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, हम बात करेंगे, तो सीधे मुझे कॉल करोगे तुम, बोलकर वह सीधे घर पहुँचा। लेकिन ब्रो, मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, पर इस काम से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तुम्हारी पढ़ाई। अरे यार, लेकिन कल से मेरा एग्ज़ाम। वह आगे वो बात करता उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। ओह माय गॉड, इसने कहा है तो अब जाना ही पड़ेगा। और वह उस एड्रेस पर निकल गया। इधर आदर्श घर पहुंचा तो दीपा जी ने पानी लेकर भाग कर आई और कहा, बेटा कैसा रहा आपका कामकाज? सब अच्छा रहा माँ, और सक्सेस रहा। फ़िलहाल मेरे लिए खाना लगा दीजिए, मैं फ़्रेश होकर खाना खाता हूँ और ऑफिस जाऊँगा। लेकिन बेटा, आप आराम तो कर लेते ना, इतना थके हारे आए हैं। नहीं माँ, इधर भी बहुत काम पेंडिंग है, देखना ज़रूरी है। वास्तव में काम से ज़्यादा बेचारे को अपनी जान की याद सता रही थी, और वही ध्यान बटाने के लिए वह ऑफिस जाना चाह रहा था। तब दीपा जी ने टेबल लगा दिया तो वह खाना खाया और कुछ देर में ऑफिस चला गया। इधर अक्षत ने अपनी बाइक उठाई और आदर्श के भेजे एड्रेस पर पहुंच गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। उसने बगल के घर का भी बेल बजाया, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वह चला गया और वहीं से आदर्श को फ़ोन किया, अरे ब्रो, यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहाँ भेजा तुमने मुझे? सुनकर आदर्श थोड़ा झल्ला पड़ा। यही एड्रेस तो बताया था उसने। किसने बताया था और किसका एड्रेस था ये, बताओ तो मुझे। अक्षत उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। इधर आरवी और सिद्धि दोनों इंटरव्यू के लिए पहुंच गई, और जिस कंपनी में दोनों काम करने गई थी, इंटरव्यू देने पहुंची थी, वह केडी ग्रुप्स ही था। इधर अपने केबिन में बैठा आदर्श आरवी के बारे में पता नहीं चलने के कारण झल्ला रहा था। वहीं केबिन के बाहर आरवी और सिद्धि अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। क्या होगा जब दोनों होंगे आमने सामने? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।